मध्य प्रदेश के एक रेड लाइट एरिया में प्रोस्टिट्यूशन से अपनी रोजी रोटी कमाने वाली 18 साल की खूबसूरत लड़की स्नेहा कुमारी अपनी बिल्डिंग के टेरेस पर एक कस्टमर को पीट रही थी। तभी वहां स्नेहा की मालकिन रेशमा पहुंची और उसने स्नेहा के हाथ से कांच की बोतल लेकर दूर फेंक दी। कस्टमर के सर से खून बह रहा था मगर वो होश में था। इसने मेरे सर पर बियर की बोतल से मारा। चल निकल यहां से, दोबारा कभी देखा ना रेशमा के मोहल्ले में। तो ग्राहक गुस्से में उठा और वहां से निकल गया। फिर रेशमा स्नेहा की तरफ मुड़ गई। बस हो गया अब तेरा, ये इस महीने का चौथा कस्टमर है जिसे तूने मारा है। अरे ऐसे ही करेगी तो कल को इस पूरी बिल्डिंग में कोई नहीं आएगा। एक लड़की के लिए इतना गर्म खून अच्छी बात नहीं है, समझी? स्नेहा ने अपने सिगरेट के पैकेट से एक सिगरेट निकाली और उसे माचिस से जलाया। रेशमा ने गुस्से से दोबारा पूछा, स्नेहा तुझसे बात कर रही हूं, सुनाई दे रहा है ना तुझे? अरे उस हरामी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अरे इसी के तो पैसे देते हैं कस्टमर। मेरे साथ जबरदस्ती करने के पैसे नहीं लेती मैं। जिसके लिए पैसे दे रहा है वो करे, हाँ, और निकले। कैसे गिड़गिड़ाते हुए आई थी तू काम मांगने के लिए, याद है ना? ना ढंग के कपड़े थे तेरे पास, ना ही रहने के लिए घर, ना खाने को खाना। सब मैंने दिया है तुझे, भूल मत। तो निकाल दे, अब तुझे मेरी हरकतें पसंद नहीं आ रही है तो, हाँ? रेशमा ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। तुझे भी जरूरत थी मेरी। मैं 18 साल की थी और बाकी सब आंटियां। सारे कस्टमर को सिर्फ स्नेहा ही चाहिए। कैसे निकालेगी तू बता? तेरा धंधा मैं चला रही हूं। रेशमा का गुस्सा बढ़ गया और उसने स्नेहा का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए बिल्डिंग से बाहर कर दिया। चल फुट यहां से। रेशमा का धंधा तू चलाएगी? तेरे में जब तक तमीज नहीं आती ना तब तक वापस मत आना। रेशमा बिल्डिंग के अंदर चली गई। स्नेहा ने देखा कि आसपास के लोग स्नेहा की तरफ देख रहे हैं। उसने अपनी जीन्स की पॉकेट में हाथ डाला और उसे करीब 5,000 रुपए मिले। स्नेहा ने एक विस्की की बोतल खरीदी और रेशमा की बिल्डिंग के बाहर बैठकर पीने लगी। कुछ देर में वो वहां से उठकर एक रिक्शा में बैठकर चली गई। रिक्शा वाला स्नेहा को शिवपुरी के पास एक सुनसान हाईवे पर छोड़कर चला गया। स्नेहा ने एक लाल टॉप, ब्लू जीन्स और सैंडल पहने हुए थे और हाथ में एक दारू की बोतल थी। उस दिन हाईवे से लगभग हर 5 मिनट बाद एक गाड़ी गुजर रही थी, लेकिन स्नेहा के लिए कोई गाड़ी नहीं रोक रहा था। करीब आधे घंटे बाद वहां एक ट्रक रुका और ड्राइवर के मन में खोट था। स्नेहा ने यह मौका नहीं गवाया और नशे में जाकर उस ड्राइवर से मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से कहा, कौन सी तरफ से जा रहे हो? जी मैं ग्वालियर की तरफ। मुझे वहां छोड़ दोगे? मैं जो तेरा किराया होगा दे दूंगी। अरे किराए की तो कोई बात ही नहीं है, तुम बैठ जाओ। स्नेहा नशे की हालत में बैठ गई और ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए बार बार स्नेहा की तरफ देख रहा था। कुछ देर बाद स्नेहा ने कहा, क्या घूर रहा है? ऑफर चाहिए क्या? तू सुन, आज रात टुनाइट स्पेशल ऑफर 1,000 रुपए में 10 मिनट विद थोड़ी शरारत के साथ। मंजूर है तो बोल। मंजूर है। सुनसान जगह दिखे तो गाड़ी साइड में लगा दे और प्रोटेक्शन की चिंता मत कर, वो लेकर घूमती हूं मैं अपने साथ। वो ड्राइवर अपने ट्रक को एक सुनसान गली के अंदर ले गया और वो ट्रक वहां करीब आधे घंटे तक पार्क था। कुछ देर बाद ट्रक ड्राइवर अपनी ट्रक रिवर्स में लेने लगा और स्नेहा साइड मिरर में देखते हुए अपने बाल बांधने लगी। 3,000 हुआ तेरा, आधे घंटे का। मेरा रेट 10 मिनट का 2,000 है, लेकिन तूने मुझे लिफ्ट दी, इसके लिए स्पेशल डिस्काउंट। मेरी दारू की बोतल कहाँ रखी मैंने? ट्रक ड्राइवर ने ट्रक हाईवे पर ले ली और ट्रक चलाते हुए बोला, 1,000 रुपए की बात हुई थी तो 3,000 किस बात के? मैंने तुझे थोड़ी देर पहले पूछा था ना, तूने बोला टाइम बढ़ाना है। अब क्यों औकात दिखा रहा है अपनी, हाँ? ट्रक ड्राइवर ने अपनी जेब से 500 की पत्ती निकाली और स्नेहा के मुंह पर फेंक दी। ले, बाकी का तू ट्रक का किराया जोड़ ले और अपना मुंह बंद कर। इतने नखरे में तो मैं अपनी बीवी की भी ना लूं। जितना दिया है उतने में खुश रह। मेरे पूरे पैसे निकाल, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। नहीं तो क्या कर लेगी तू, हैं? और इतना कहते हुए ड्राइवर ने स्नेहा को एक थप्पड़ मार दिया। स्नेहा ने फिर गुस्से में आकर अपनी दारू की बोतल ड्राइवर के सर पर दे मारी और ड्राइवर बेहोश हो गया। फिर ट्रक के थोड़े धीमे होते ही स्नेहा ट्रक से कूद गई और तभी वो ट्रक हाईवे से उतरकर एक पेड़ से जा टकराया। स्नेहा उस आदमी के पास गई तो वो मर चुका था।
वो ड्राइवर के पास से सोने की अंगूठी, चेन, वॉलेट के पैसे और उसका फोन सब उठाकर अपनी जेब में डालने लगी। तभी स्नेहा की नजर हाईवे की तरफ गई, जहां कुछ लोग गाड़ी रोककर ड्राइवर की मदद के लिए आ रहे थे। रात के अंधेरे की वजह से स्नेहा को भागने में आसानी हुई और स्नेहा वहां से दबे पांव भाग निकली। कुछ ही घंटों बाद वहां पुलिस और एम्बुलेंस पहुंच गई। इसके सर पे गहरी चोट है, शायद एक्सीडेंट है या किसी ने इसे जान से मारने की कोशिश की। साथ ही इसके पैसे, फोन सब गायब है। हाँ, हो सकता है इसका एक्सीडेंट हुआ और फिर आसपास के बदमाशों ने इसे लूट लिया। भारत देश है, यहाँ कुछ भी पॉसिबल है। स्नेहा ने कुछ दिनों बाद वो सिम कार्ड फेंककर मोबाइल फॉर्मेट करवाकर ग्वालियर के एक दुकान में ड्राइवर का फोन बेच दिया। साथ ही स्नेहा पैसों की कमी की वजह से इस बार ग्वालियर के एक रेड लाइट एरिया में दोबारा काम करने लगी। स्नेहा कभी कभी हाईवे पर निकल जाया करती थी, जहां थोड़ा रिस्क रहता था, मगर वहां पैसे अच्छे मिल जाते थे। लेकिन अगले 8 सालों में स्नेहा के पैसे के मोह के साथ गुस्सा भी बढ़ चुका था। स्नेहा ने हाईवे पर कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। कभी वो लोग स्नेहा से जोर जबरदस्ती करते, बदतमीजी करते, और कभी स्नेहा बस पैसे के लिए उन्हें मौत के घाट उतार देती। पिछले 8 सालों में ऐसी 26 घटनाएं सामने आई थीं, जहां पुलिस को सुनसान जगहों पर कार या ट्रक में आदमियों की लाशें मिली। पुलिस भी असमंजस में थी, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन कर रहा था। ग्वालियर के रेड लाइट एरिया में भी तभी एक 18 साल की नई लड़की आई थी, जिसका नाम अंशिका था, और सबको चौंकाते हुए अंशिका स्नेहा की काफी अच्छी दोस्त बन गई थी, और स्नेहा के गुस्से को काबू करने का काम सिर्फ अंशिका ही कर पाई थी। अंशिका स्नेहा को अपना दोस्त मानती थी, मगर स्नेहा को अंशिका से प्यार हो गया था। स्नेहा और अंशिका एक दिन उनकी बिल्डिंग के टेरेस पर बैठकर दारू पी रहे थे। मैंने अपने माँ बाप को कभी देखा नहीं है। मेरे नाना नानी के यहाँ रहती थी, हजरतगंज में। वहाँ एक 65 साल के बुड्ढे ने मेरा रेप किया और मैं 17 साल की उम्र में ही मां बन गई। वो आदमी बहुत अमीर था और उसके ऊपर केस ना हो, इसीलिए उसने मेरा बच्चा गिरा दिया। मेरी नानी ने अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में मुझे घर से निकाल दिया। फिर मैं वहां से एक कोठे में काम करने लगी। वहां मेरे मामा ने मुझे देख लिया और मुझे शहर छोड़ने की धमकी दी। मैं भागकर शिवपुरी आ गई। इसीलिए मेरे साथ अगर कोई जोर जबरदस्ती करता है तो मेरा खून खौल जाता है। क्या तुमने सच में लोगों को जान से मारा है? मैं कभी समझ ही नहीं पाती हूं कि जब मैं अपना शरीर उन्हें सौंप रही हूं तो वो मेरा रेप करने की कोशिश क्यों करते हैं? मैं ये शिकायत किससे करूं? कौन सुनेगा मेरी बात? इसलिए मुझे वहां जो सही लगता है वो मैं करती हूं। अच्छा सुनो, क्या? आई लव यू। अंशिका के पास कोई जवाब नहीं था। अंशिका के मन में कई सवाल थे और डर भी था। मैं ये जगह कब की छोड़ देती, लेकिन मैं तेरी वजह से हूं। मैंने जबलपुर में एक छोटा सा घर देखा है, जहां तू और मैं रह सकते हैं, यहां से दूर। हम खाएंगे क्या, कमाएंगे कैसे? तू ये गंदा काम छोड़ देना, मैं कमाऊंगी और तुझे भी खिलाऊंगी। साथ ही तू विश्वास नहीं करेगी, मगर मैंने सिर्फ पिछले साल में 5 लाख रुपए का सामान लूटा। मुझे वक्त दे सोचने के लिए। रात भर दोनों में काफी बातें हुई और कुछ दिन बाद दोनों वहां से भागकर जबलपुर आ गए। स्नेहा अंशिका को अपने साथ हाईवे पर ले जाने लगी, लेकिन वो कस्टमर को अंशिका को चुनने तक नहीं देती थी। अंशिका के सामने 5 महीनों के अंदर स्नेहा ने 3 लोगों को जान से मार दिया था। वो अंशिका देख भी नहीं पाती थी। एक रात जब अंशिका और स्नेहा हाईवे पर खड़े थे, तब उनके सामने पुलिस की गाड़ी आकर रुकी, जो हाईवे पर हो रहे क्राइम को लेकर राउंड पर निकले थे। क्या नाम है तुम दोनों का? मैं पूजा और ये शीतल। क्या चालू है यहाँ हैं? जी हम यहाँ लिफ्ट के लिए रुके थे। धंधा चालू का है ना साहब, रोजी रोटी हमारी। चलो गाड़ी में बैठो। तभी पीछे से इंस्पेक्टर की जीप आ गई। अरे इन्हें क्यों पकड़ रहे हो भाई? वो साहब वो ये लोग हैं, इसीलिए सोसाइटी में 2-4 रेप कम हो रहे हैं। पकड़ना है तो जाके बलात्कारियों को पकड़ो, हाईवे पर कातिलों को ढूंढो। ये लोग तो अपना पेट पाल रहे हैं। चलो यहां से। स्नेहा और अंशिका को वहां छोड़कर पुलिस चली गई। पुलिस वैन के अंदर लगातार रास्ते पर हो रही लूटपाट और मर्डर की बातें चल रही थी। दूसरी तरफ रमेश पारिक मध्य प्रदेश पहुंच चुका था। उसे इस मामले से संबंधित
कुछ खास डिटेल्स नहीं मिली। रमेश को बस इतना ही पता चला था कि मरने वाले सारे आदमी जिनकी उम्र 40 से 60 के बीच में थी। रमेश पारेख सबसे पहले इंदौर पहुंचा, जहां सारे एक्सीडेंट का रिकॉर्ड मौजूद था। वो इंदौर में बैठ के एक्सीडेंट फाइल्स पढ़ने लगा। रमेश सिर्फ उन एक्सीडेंट के ऊपर नजर डाल रहा था जहां गाड़ियां सुनसान जगहों पर पाई गई थी। गाड़ी में सिर्फ एक ही शख्स की लाश मिली और उसका सारा सामान चोरी हो गया था। रमेश को फिर एक ट्रक दुर्घटना की रिपोर्ट मिली जो ग्वालियर और शिवपुरी के बीच वाले हाईवे पर हुई थी। रमेश ने उस ड्राइवर के फोन के IMI नंबर से फोन के डिटेल्स निकाले और US फोन के नए मालिक को कॉल करके पता लगाया। ये चोरी का फोन कहां से खरीदा गया है? रमेश ने ऐसे लगभग हर चुराए IMEI नंबर पर कॉल किया और मध्य प्रदेश में अलग अलग लोकेशन निकाले जहां पर चुराए हुए फोन खरीदे और बेचे जाते थे, जैसे ग्वालियर, झांसी, जबलपुर, शिवपुरी, भोपाल इत्यादि। रमेश ने शहरों के पुलिस डिपार्टमेंट में सारे दुकान के एड्रेस के साथ साथ इस केस से संबंधित चुराए गए फोन्स के डिटेल्स भेजे और बेचने वाले का स्केच मंगवाया। 3 दिन के बाद रमेश के पास कई स्केच आए। कुछ स्केच में एक लड़की थी और कुछ स्केच में 2 लड़कियां। साथ ही पुलिस को इस इन्वेस्टिगेशन की मदद से स्नेहा और अंशिका का पता चल गया और उन्हें जबलपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को इंदौर लाया गया। वहां उनसे कुछ दिनों तक पूछताछ चली, लेकिन दोनों ने कोई कन्फेशन नहीं दिया। उनके ऊपर बस चोरी का आरोप लगा और उन्हें जेल हो गई। रमेश पारेख अंशिका के भाई के भेष में स्नेहा से मिलने आया। आपको मुझसे क्यों मिलना है? मैं तुम्हारे और अंशिका का रिश्ता जानना चाहता हूं। मैं भी जानता हूं कि ये मर्डर अंशिका ने नहीं किया। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे गुनाहों की सजा अंशिका को मिले। वो निर्दोष है। रमेश इतना कहकर वहां से चला गया। करीब 1 हफ्ते बाद स्नेहा ने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए और कोर्ट में गवाही दी। ये दुनिया बहुत बुरी है और मुझे बुरा मेरे हालातों ने बनाया। मेरी जिंदगी की इकलौती अच्छी चीज थी अंशिका, और उसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूं। स्नेहा को 1st डिग्री मर्डर, डकैती और कार चोरी में फांसी की सजा हुई। रमेश पारेख को जितना मुश्किल ये केस लगा था उतना ये था नहीं। दूसरी तरफ रमेश पारेख का अगला असाइनमेंट उसका इंतजार कर रहा था।